हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सब टॉपिक है वाइमर गणराज्य का जन्म। जैसे कि हमने नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा है उसमें हमने बात की थी नाज़ीवाद, जो कि इस चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद एंड हिटलर का जन्म उदय। तो किस तरीके से नाज़ीवाद की विचारधारा का जन्म होता है और हिटलर का सत्ता में आना, किस तरीके से ये अपनी सत्ता में आता है और किस तरह ये पावरफुल बनता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने लास्ट वाले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से लास्ट में चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक फ्लैशबैक मूवी टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 1945 से स्टार्ट होता है और उसके पहले की सारी घटना होती है। तो वाइमर गणराज्य का जन्म किस तरीके से होता है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम इस वाले टॉपिक में बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी होती है, यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, ठीक है। जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था। ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गया था तो वो कमज़ोर साम्राज्य था, कमज़ोर नहीं था। जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ जो है क्या किया, जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के साथ मिलकर क्या किया उसने कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस था और रूस था। और बाद में इस मित्र राष्ट्र में यूएस भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो उससे और यहाँ जो जर्मनी के साथ में जापान शामिल हो जाता है। तो यहाँ से जब यहाँ यूएस शामिल हो जाता है मित्र राष्ट्रों में, तो वहीं से जर्मनी की हार निश्चित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो यूएस होता है, इसने बहुत सारे जो परमाणु बम का हमला कर देता है ये जापान पे। तो इससे सारी चीज़ें जो है युद्ध स्थगित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है एक संधि की जाती है, वर्साल्स की संधि, जो कि 1919 में होती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी घटना होती है। और इसके खिलाफ पहला युद्ध कब होता है, जो विश्व युद्ध होता है, तो वो होता है 1914 से 1918 के बीच में ये लड़ा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, तो 1914 से 1918 के बीच में होता है, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। एक मिनट, 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध होता है। विश्व युद्ध हमने बताया था कि विश्व युद्ध उसे कहते हैं जिसमें जो है विश्व के बहुत सारे राष्ट्र मिलके युद्ध करते हैं ग्रुप बना के, ठीक है। तो उसको विश्व युद्ध बोलते हैं। तो दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ जितनी भी उस टाइम थीं, यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी, ठीक है। तो दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े जो देश थी, कंट्री थी, शक्तिशाली कंट्री थे, वो इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी ही इससे हमें क्या विजयी हो जाएंगे। सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद भी थी, इसीलिए सब कूद पड़े थे इसमें। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। क्योंकि जो ये विश्व युद्ध होता है तो इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जर्मनी है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, और जो कि फ्रांस था वो भी यूरोपियन कंट्री था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है थी। तो यूरोप को आर्थिक दृष्टि से क्या कर देता है, खोखला कर देता है। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लेता है कौन, जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, ठीक है। तो जर्मनी पहले, जैसा कि हमने पढ़ा कि जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, तो उसने स्टार्टिंग में क्या किया कि उसने जो है शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम जो कि यूरोपियन कंट्री थे उन पे कब्जा कर लिया और सफलताएं उसको मिली। लेकिन 1917 में क्या हुआ, जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो जाता है तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। यानी कि मित्र राष्ट्र में जब 1917 में यूएस भी शामिल हो जाता तो यहाँ से युद्ध एक नया मोड़ लेता है, जिसमें जो मित्र राष्ट्र होता है जो कि कमज़ोर पड़ रहा था वो अब काफ़ी ताकतवर हो गया। आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
तो 1918 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है, केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद क्या होता है कि जो जर्मनी होती है इसके साथ में एक संधि की जाती है और इसको मजबूर किया जाता है। तो ये एक तरीके से जर्मनी के लिए अपमानित संधि थी, ठीक है। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, जो साम्राज्यवादी यानी कि साम्राज्यवाद की जो भावना रखने वाला जो जर्मनी था वो उसकी पराजय होती है और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध हुआ। यानी कि जब जर्मनी की पराजय हो जाती है, संधि होती है, उसके बाद जो वहाँ के सम्राट होते हैं उन्होंने जो है क्या करते हैं, वो अपना पद त्याग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सम्राट होते हैं वो पद त्याग देते हैं, ठीक है। तो सम्राट का नाम क्या होता है, तो उनका नाम होता है विल्हेम द्वितीय, ठीक है। कैसर विल्हेम द्वितीय उनका नाम होता है, जो कि यहाँ के सम्राट होते हैं उस टाइम जर्मनी के। तो उन्होंने अपना पद त्याग दिया होता है और इससे क्या होता है, इससे जो वहाँ की संसदीय पार्टियाँ थीं, पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर एक स्थान था, ठीक है। तो वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई जाती है और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको वाइमर का संविधान बोलते हैं, ये जर्मनी के संविधान को। यहाँ पे पहले जो बैठक हुई थी तो वाइमर में हुई थी और यहीं पे संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया जाता है। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग किसे कहते थे, जर्मन संसद का नाम था राइखस्टाग, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ संसद को हमारी पार्लियामेंट को हम लोग संसद कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जर्मन संसद को कहा जाता था राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन था उनके लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया जाता है, जो कि वहाँ के प्रतिनिधि थे उनको चुनने के लिए, उनको निर्वाचित करने के लिए। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है, ठीक है। तो ये इसका निर्माण कौन करा रहा होता है, इसका जर्मनी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये यूरोप है और यहाँ पे ये जर्मनी कंट्री है, ठीक है। यहाँ से ये सब जर्मनी है और फिर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रांस है, ये बेल्जियम है, ठीक है, जिस पे ये जर्मनी स्टार्टिंग में हमला बोल देता है और अपने कब्ज़े में कर लेता है इसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूरोप का मैप है, ठीक है, 1914 के टाइम का। फिर जर्मनी की पराजय के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं कि लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी जो थी उसकी पराजय हो जाती है। जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी, ठीक है। तो जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जो विजयी हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप देते हैं जबरन। मित्र राष्ट्रों के साथ क्या करते हैं, और मित्र राष्ट्रों के साथ में वर्साई की संधि होती है, ठीक है। तो वर्साई की संधि हो जाती है उसके साथ में, और उसकी जो वर्साई की संधि होती है उसमें शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। यानी कि इस तरीके की संधि होती है, शांति संधि जो होती है, तो जर्मन की जो जनता होती है उसके लिए बहुत कठोर और अपमानजनक साबित होती है। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अपमानजनक जो संधि होती है जिसमें इतना सारा जो है इनसे मुआवजा लिया जाता है एक तरीके से, जो कि वहाँ पे जो कि मित्र राष्ट्रों के युद्ध के खर्चे होते हैं वो इसको भरपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो है
कठोर ये शांति समझौता होता है। तो किसको किसको दिया जाता है? फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़ते हैं जर्मनी को। जर्मनी की रही सही जो ताकत होती है वो ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने क्या किया? उसकी सेना भी भंग कर दी। सेना को भी भंग कर देते हैं जो मित्र राष्ट्र होते हैं, ताकि वो दोबारा उतना सशक्त ना होने पाए। इस तरीके से उस पर अपमानजनक संधि थोपते हैं। और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत क्या होता है? और युद्ध के अपराध बोध जो अनुच्छेद होता है उसके तहत क्या किया जाता है? युद्ध के कारण जितनी भी तबाही होती है उसके लिए जर्मनी को ही क्या किया जाता है? जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि सारी गलती जर्मनी की है। ठीक है, इस तरीके की जो अपमानजनक संधि होती है इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया जाता है। यानी कि देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा इस पे जो है किस तरीके से संधि की जा रही है। और खनिज संसाधनों वाले जो राइनलैंड और पर भी क्या किया जाता है कि 20 के दशक में ज़्यादातर जो मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा होता है। तो जो राइनलैंड होता है जो कि खनिज संसाधन बहुल क्षेत्र होता है इसका जर्मनी का, उस पर भी जो 20वीं सेंचुरी का जो एक डिकेड होता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा होता है। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई अपमानजनक, यानी कि जो हार के लिए तो सब परेशान ही थे, बल्कि जो वहाँ पे वर्साय की संधि होती है, वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही क्या किया गया? जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम सेकेंड देखते हैं कि युद्ध का क्या असर होता है जर्मनी पे या पूरे महाद्वीप पे। ठीक है, जो ये प्रथम विश्व युद्ध होता है इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर क्या किया? तोड़ कर रख दिया होता है। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना अब जो होता है तो किसको भरपाई करनी पड़ती है? जो वहाँ का यानी कि जो नया गठित जो वाइमर गणराज्य होता है उससे वसूल किया जा रहा होता है। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, और हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अब ये इस तरीके से जो वहाँ जर्मनी की स्थितियाँ होती हैं, मित्र राष्ट्र इस तरीके की सारी जो अपमानजनक चीज़ें हैं, कठोर नीतियाँ थोप रहे होते हैं। तो यहीं से क्या होता है कि यहीं से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चल के ये हिटलर जो है सत्ता में आता है और वो एक तानाशाह शासक बन जाता है। वाइमर गणराज्य जो होता है, वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से जो समाजवादी होते हैं, कैथलिक होते हैं और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य में कौन कौन था जो उसके पक्ष में था? समाजवादी थे, कैथलिक थे, डेमोक्रेट खेमे के लोग भी थे। रूढ़िवादी पुरातनपंथी जो थे, रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ये जर्मनी के जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनकी मनोदशा पर जो 30 के दशक में क्या होता है, जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है उस पर बहुत ही गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। पहले महायुद्ध ने क्या किया? जो पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे असमानता भी मतलब देखने को मिल सकती है, आपको मिलती है। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही थी। मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था।
ठीक है। तो मीडिया में क्या किया जाता था, जो युद्ध के जो खंदक थे, खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन, यानी कि जो गड्ढे थे वहाँ पे जो युद्ध के लिए खोदे गए थे, जिसमें जाके सैनिक युद्ध लड़ते थे, तो उनके लिए क्या महिमा मंडन किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। ठीक है। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस, यानी कि इस तरीके से लाशें पड़ी हुई थी कि चूहे जो खा रहे थे वो वहाँ पे खंदकों में पड़े हुए थे, वहीं पे वो जो सैनिक थे वहीं पे रह कर युद्ध कर रहे थे। इस तरीके की सिचुएशन थी। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई थी, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगता है। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच क्या होता है कि पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से युद्ध का असर ये पूरे यूरोप पे पड़ता है। फिर ये जो हम नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।